एनालिसिस ऑफ सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर उसका आगाज़ किया था हम लोगों ने एक अच्छी वीडियो के इख्तिताम पे, और हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। मूविंग फॉरवर्ड अब हम आते हैं एक कॉन्सेप्ट है वर्मी कंपोस्टिंग का। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है? इसके अंदर वी रिसाइकिल ऑर्गेनिक वेस्ट। ठीक है, प्लीज डू नॉट प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग जो है एक टेक्निकल ग्लिच, बहरहाल है समथिंग डिफरेंट, और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं। देन अगेन नॉट गेटिंग इनटू द डिटेल ऑफ इट, बस एक इसके एक जार्गन होते हैं, क्योंकि देखिए सीएसएस के पेपर के अंदर यू कैन नॉट राइट एवरीथिंग। ठीक है, एट टाइम्स यू नीड टू यूज द राइट जार्गन्स, और वो आपको जो है नंबर्स जो है दिलवा देते हैं, क्योंकि जाहिर है वी नॉट रियली गोइंग फॉर मास्टर्स डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस और एन डिग्री इन एनवायरमेंटल साइंस, वी जस्ट प्रिपेयरिंग इट फॉर सीएसएस सब्जेक्ट, राइट? तो उसके अंदर प्लीज ये ध्यान में रखिएगा, एंड दिस अप्लाइज टू ऑल अदर पेपर्स एज वेल। देयर आर सर्टेन जार्गन्स दैट यू हैव टू यूज, and those jargons are very important. So vermi composting is then again a jargon, not necessarily आपको इसके बारे में पूरी तरीके से पता होना चाहिए, इसलिए मैंने ज़्यादा इसके ऊपर लिखा भी नहीं है, because it's a slightly technical concept. You just need to understand, इतना आपको भी समझ आ जाए कि आपके ऑर्गेनिक वेस्ट को रिसाइकिल करके जो है वर्मी कंपोस्टिंग की हुई है, इसको हम वैसे जनरली कंपोस्टिंग भी कहते होते हैं ना। तो कंपोस्टिंग है थोड़ा, वैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि कंपोस्टिंग क्या होता है, एक्जैक्टली वही चीज़ है। तो बस आप इसको इस तरह से भी बता देंगे ना, तो दैट शुड बी मोर देन इनफ फॉर यू, कि आपकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उनको आप क्या कहते हैं रिसाइकिल करेंगे, एंड दैट इज कंपोस्टिंग। उसका आप बनाएंगे फर्टिलाइजर, और वो आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो कंपोस्टिंग इज इन इटसेल्फ अ फर्टिलाइजर, कंपोस्ट इन इटसेल्फ इज अ फर्टिलाइजर। वो कैसे से बनता है आपको बता दिया, और फिर आपने वो बता दिया कि आप वो इस्तेमाल कर लेते हैं अपने क्रॉप्स वगैरह की ग्रोथ के लिए, राइट? फिर आपका इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, आल्सो नोन एज इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल, दिस covers the pesticide angle of agriculture and the repercussions that these pesticides have on the crop as well as the human beings. So IPC क्या है? It is a broad based approach that integrates practices for economic control of pests. IPM aims to suppress pest populations below the economic injury level. आसान लफ्जों में एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ the application of pesticides, that is integrated pest management. यानी आप अन्यवा, sorry to use this word, लेकिन अन्यवा आप पेस्टिसाइड जो है वो इस्तेमाल ना करना शुरू करें। आपको याद है बचपन में पीटीवी के ऊपर ऐड आता होता था, वो पंजाबी ऐड होता था किसान के ऊपर, और वो दिखा रहे हैं किसान जो है वो लगा हुआ है और कीड़े यहाँ की कराना है जी, टिड्डियाँ में की करा है, टिड्डी दल का जो सीजन आया था, टिड्डी दल, ठीक है ना, वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक है, टिड्डियाँ में की करा, कीड़ियाँ में की करा। ठीक है, तो इस चीज़ के ऊपर जो वो बनते होते थे ना कि आप अन्य बार इस्तेमाल करते नहीं, आपने वो नहीं करना। आपने सिंपल इज दैट, आप बस एक ऑप्टिमम लेवल होते है, एक ऑप्टिमाइजेशन की जो अप्रोच है ना, जो कि जनरली हर जगह अप्लाई करनी चाहिए है, वही आपने अप्लाई करनी है यहाँ पे। फिर मिक्स क्रॉपिंग और डाइवर्स क्रॉपिंग, टू और मोर क्रॉप्स कैन ग्रो एट द सेम टाइम इन फील्ड, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स आर डिफरेंट। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले आप दो से ज्यादा क्रॉप्स जो है एक ही फील्ड के ऊपर आप लगाया करते थे बिफोर द ग्रीन रेवोल्यूशन, क्योंकि जाहिर है आपने एक ही टाइम के ऊपर आपके पास वक्त कम होता था, वक्त की कमी होती थी, आपकी ग्रोथ जो थी वो एक आप कह सकते हैं स्टैग्नेटेड ग्रोथ थी, बहुत कम ज़्यादा टाइम लेता था क्रॉप ग्रो करने में, इसलिए आपको फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हुई। ठीक है, इसलिए आप एक वक्त के ऊपर एक जमीन के ऊपर दो क्रॉप्स लगाया करते थे। उससे होता ये था कि आपकी देखिए हर क्रॉप की एक अपनी डिमांड होती है, या आप इसको मिसाल लेंगे ना तो आप ऐसा से लेंगे कि आपके पास खाने के लिए लेट्स से 5 एप्पल्स हैं, एक बच्चे की डिमांड है कि वो 4 एप्पल्स खाए, एक बच्चे की डिमांड है कि वो 2 एप्पल्स खाए। तो आप जो है वो 5 के 5 एप्पल्स जो हैं, या तो आपको 4 वाले को दे रहे हैं और आपको फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से वो 5 की जगह कुल मिला के 8 हो जाते हैं, और वो एक बच्चा जो है वो 4 नहीं, वो 2 बच्चे 4 एप्पल्स खा सकते हैं। ठीक है, आई गेस दिस एनालॉजी इज गोइंग नोवेयर राइट नाउ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन द पॉइंट कि आपकी जितनी रिसोर्सेज हैं आप उनको इस तरह से यूटिलाइज करें कि आपको एक्सेसिव कुछ लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, तो जिस बच्चे की डिमांड 4 की है, आप उसकी डिमांड पूरे करने के साथ साथ आप एक और बच्चे जिसकी 4 की डिमांड है, आप उसकी क्यों पूरी करें? सही है, आप प्लीज गो फॉर समवन जिसकी डिमांड थोड़ी हो, यानी 2 एप्पल्स की हो, तो फिर आप आराम से अपने 5 या 6 एप्पल्स उनको विदाउट getting the apples from somewhere else in the form of a loan or something, आप आराम से उसको जो है पूरी कर सकते हैं डिमांड को। सेम एक क्रॉप है जिसकी न्यूट्रिएंट डिमांड जो है वो आपका गिवन पीस ऑफ लैंड पूरा कर रहा है। ठीक है, जो बच जाता है न्यूट्रिएंट प्रोडक्शन, वो आप किसी ऐसे क्रॉप को देना जिसके लिए वो जो बची हुई प्रोडक्शन है वो सफिशिएंट हो। व्हाई डू यू वांट टू प्लांट द सेम क्रॉप जिसकी ऑलरेडी एक ज्यादा डिमांड है, न्यूट्रिएंट डिमांड ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, यानी पूरे के पूरे जो आपके पास लैंड अवेलेबल है उसके ऊपर आप एक ही क्रॉप क्यों लगा रहे हैं? उससे क्या होता है कि आपकी क्रॉप, आपकी जो लैंड होता है, आपका जो सॉइल होता है वो ज्यादा एग्जॉस्ट होता है, उसकी वजह से आप जो है फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और वो चूंकि अननेचुरल मींस होते हैं, तो ऑटोमेटिकली आप सॉइल का जो एक नेचुरल साइकिल है आप उसको डिस्टर्ब करते हुए आप उसके साथ एक अननेचुरल एक्टिविटी कर रहे हैं, व्हिच देन इन द लॉन्गर रन हीज नो बेनिफिट। ठीक है ना, देयर इज नो बेनिफिट, उल्टा नुकसान ही हो रहा है, जो कि हमें नजर भी आ रहा है। हल क्या है इसका? हल ये है कि आप अपनी जो न्यूट्रिएंट डिमांड है उसके अकॉर्डिंग अपनी क्रॉप्स को एडजस्ट करें। ठीक है, तो लेग्यूमिनस क्रॉप्स क्या होते हैं? दे कैन बी ग्रोन साइड बाय मेन क्रॉप्स। एग्जांपल ले लेते हैं, आपकी लेग्यूमिनस है पी, सोयाबीन, स्पिनट्स। लेग्यूम्स हेल्प टू सेव सॉइल फर्टिलिटी, ये वो क्रॉप्स हैं जो कि सॉइल फर्टिलिटी को इंश्योर कर रहे होते हैं। ठीक है, आपको ये पता होना जरूरी है। सो जो लेग्यूमिनस क्रॉप्स हैं अगर आप साइड बाय साइड ग्रो कर रहे हैं तो आपकी जो सॉइल फर्टिलिटी है वो भी एक हद तक सेफ रहती है। तो ये एक तरीके कार है जिसके तहत आप मिक्स क्रॉपिंग कर सकते हैं। एक तो तरीका मैंने आपको बताया, दूसरा तरीका ये है कि आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स को ग्रो करें साइड बाय साइड। फिर आ जाता है क्रॉप रोटेशन, टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स। क्या है कि लेग्यूमिनस क्रॉप्स शुड बी ग्रोन आफ्टर नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स आपके वो पीछे हम ग्रो कर रहे थे जिसके अंदर आपका वीट वगैरह वो सारी चीजें आ रही हैं। इससे क्या होता है कि जब आप क्रॉप रोटेशन मतलब कि आपने एक पीस ऑफ प्लांट के ऊपर जब एक आपने लेग्यूमिनस नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो किया जो कि न्यूट्रिएंट्स को एग्जॉस्ट करता है, आप सेकंड टाइम के ऊपर यानी जब आपने एक बार वो ग्रो कर लिया तो रादर देन गोइंग फॉर द सेम क्रॉप अगेन और द सेम टाइप ऑफ
और द सेम कैटेगरी दैट इज नॉन लेग्यूमिनस क्रॉप्स, गो फॉर सम लेग्यूमिनस क्रॉप्स, प्रॉफिट तो आपको होगा ना इवेंचुअली। लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी जो जमीन है वो बंजर नहीं बनेगी, वो बंजर हो नहीं जाएगी, वो आपको फायदा देगी इवेंचुअली। पहले तो ये है। फिर क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस वाटर शुड बी ग्रोन आफ्टर क्रॉप्स दैट रिक्वायर लो वाटर। एक तो हमने न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से बात की, एक हम बात करते हैं पानी के लिहाज से, कि आपका एक क्रॉप जो कि पानी बहुत खींचता है जैसे राइस, उसके बाद आप ऐसा क्रॉप लगाएं जो कि पानी कम खींचता हो, ठीक है, ताकि वो बैलेंस आउट हो सके, ताकि जो सॉइल की लाइफ है, जो उस लैंड की लाइफ है, वो खराब ना हो और आपको कम से कम फर्टिलाइजर और बाकी जो एड ऑन्स होते हैं उसकी इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो। फिर क्रॉप्स दैट रिक्वायर लेस मैन्योर शुड बी सोन आफ्टर क्रॉप्स दैट रिक्वायर हायर मैन्योर, ठीक है, यानी लेस फर्टिलाइजर शुड बी सोन आफ्टर क्रॉप्स दैट रिक्वायर हायर मैन्योर और फर्टिलाइजर, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल थी, आप लोग प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इसको आगे, फिर जस्ट पॉज दिस वीडियो, जस्ट नोट इट डाउन और फिर मैं आगे खैर चल जाऊंगा। फिर आपका आ जाता है एक और मेथड आता है सॉइल मैनेजमेंट, और सॉइल मैनेजमेंट आपको बहुत की करते हैं, रिड्यूस टिलेज, कंजर्विंग सॉइल मॉइस्चर, ये वही वाली बातें हैं, बेसिकली आप इसको कह रहे हैं दिस पॉइंट इन इटसेल्फ इज अ समरी ऑफ द पॉइंट्स दैट वी हैव डिस्कस्ड बिफोर। जो सिर्फ टिलेज वाली बात नहीं है, मैं आपको बाद में बताता हूँ। फिर इंटीग्रेशन न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपकी जो आप फर्टिलाइजर इस्तेमाल अगर आप कर रही है ना, इसका ये मतलब है कि आप जो हम लोग ने इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की बात की ना, कि आप ऑप्टिमम लेवल आप इस्तेमाल करें और एक ऐसी कॉम्बिनेशन बना के इस्तेमाल करें कि कम से कम इंपैक्ट हो या रेपरकशंस जो है वो कम से कम हो। जैसे मैंने न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट आपने करनी, जाहिर आपके लोग बढ़ रहे हैं, डिमांड है, आपने इंक्रीज करनी है। पिछली वाली जो बातें की वो तो बड़ी यूटोपियन बातें थी ना। लेट्स से अगर हम लोगों ने करना ही है इस्तेमाल न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, हम लोगों ने फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना है, तो व्हाई नॉट गो फॉर एन अप्रोच व्हिच इज इंटीग्रेटेड इन द सेंस कि आपके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और नेचुरल जो अननेचुरल फर्टिलाइजर्स हैं, जो कि सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स हैं, उनका एक कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाए ताकि एनवायरनमेंट के ऊपर जो इंपैक्ट आने थे, रेपरकशंस आने थे, वो कम से कम हो। देखिए होंगे तो सही, ये बात तो स्टैब्लिश है, लेकिन कम से कम, क्योंकि यही एक सस्टेनेबिलिटी का आइडिया हो गया ना। So the purpose of INM is to maintain the fertility of soil with an additional support of nutrients to improve the quality. Idea क्या है कि आप combination of organic, inorganic and biofertilizer use करें to replenish the soil. Yes. So the last method of to improve the quality. Idea क्या है कि आप combination of organic, inorganic and biofertilizer use करें to replenish the soil. Yes. So the last method of sustainable agriculture, last slide for the methods of sustainable agriculture. आप आ जाते हैं और आप कहते हैं, और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप अपनी जो सॉइल इरोजन है ना, एक तो हम लोगों ने अब देखिए दो तीन से तो हाथ के ऊपर बात की, एक हमने सॉइल की न्यूट्रिएंट्स की बात की, एक हमने सॉइल की वाटर लेवल के ऊपर बात की, दो बातें हम लोगों ने की, और तीसरी हमने बात की ऑफ इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, जिसका प्लांट्स के साथ जो क्रॉप लगा है उसके साथ ताल्लुक है। अब हम बात करेंगे कि सॉइल इरोजन जो होती है ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ड्यू टू मेनी अदर रीजंस, आपकी वाटर फ्लो की वजह से होती है, फ्लडिंग की वजह से होती है, सो मेनी चीजें, उनको हम कैसे कम कर सकते हैं। एक आइडिया आता है और एग्रो फॉरेस्ट्री का, कॉम्बिनेशन ऑफ क्रॉप्स एंड ट्रीज टुगेदर। आपको पता है दरख्त जो है वो नेचुरल एंकर्स हैं ऑफ सॉइल, ठीक है ना, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, रोक के रखते हैं। यूट्यूब पे बड़ी वीडियोस हैं जो कि इसको डेमोन्स्ट्रेट करती हैं, मैं इधर दिखा नहीं सकता वरना मैं आपको दिखाता, जिसके अंदर एक एरिया जिधर प्लांटेशन हुई हुई है वो, और एक एरिया जहाँ पे प्लांटेशन नहीं हुई हुई है वो, उनके अंदर सिर्फ एक ही इंटेंसिटी से वाटर फ्लो करता है, तो उसके क्या इंपैक्ट होते हैं। जहाँ पे प्लांटेशन नहीं होती वहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं होता है, जहाँ पे प्लांटेशन नहीं होती, बंजर जमीन होती है, वो लेके उड़ जाता है सारे का सारा, ठीक है। तो ये एक फर्क है, प्लीज यूट्यूब पे आप लोग इसकी डेमोन्स्ट्रेशन देख लीजिएगा, आपको सही लगेगी। फिर एक आ जाता है कॉन्टूर प्लोइंग। कॉन्टूर प्लोइंग क्या है? कीप्स द सॉइल फ्रॉम वॉशिंग डाउन हिल, डन बाय प्लोइंग इन कॉन्टूर्स। कॉन्टूर्स क्या होते हैं? कॉन्टूर्स होते हैं ऊपर नीचे थोड़ा सा आप फ्लो करें, ठीक है, ऊपर नीचे फ्लो करें। कॉन्टूर्स यानी थोड़ा थोड़ा आप वो देखते हैं ना, वो माउंट्स बनाए होते हैं, मूव्स या माउंट्स, आई डोंट नो क्या इसकी सही प्रोनाउंसिएशन है, माउंट्स ये मोस्ट लाइकली वो बनाए होते हैं एक एक लैंड के ऊपर। आई शो यू हाउ, ये एक आपका पीस ऑफ लैंड है, इसके ऊपर ये आपका एक लैंड, ये एक आप कह सकते हैं थोड़ा सा एलिवेटेड एरिया है, इधर इन्होंने क्रॉप्स लगा दिए। फिर एक ये आपका है थोड़ा सा ये एलिवेटेड एरिया है, इधर क्रॉप्स लगा दिए। फिर यहाँ है ये एलिवेटेड एरिया है, इधर क्रॉप्स लगा दिए। फायदा क्या होता है कि पानी यहाँ से गुजरता है, पानी बीच बीच में से गुजरता है, ठीक है, वो सॉइल को देता जाता है, तो वो काम आपका सही हो जाता है। तो दिस इज नोन एज कॉन्टूर प्लोइंग, रादर देन प्लोइंग ऑन अ वेरी प्लेन फॉर्म ऑफ लैंड, कम अप विद कॉन्टूर्स। फिर आपका इंटरक्रॉपिंग है, प्लांटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, ये खैर होगी भी बात। फिर टेरेसिंग आ जाता है। टेरेसिंग होता है उन एरियाज के अंदर, आप अगर आप लोग जाए ना ये हुंजा वाली साइड पे, हुंजा तो खैर बहुत दूर होगी ना, आप इवन आप मरी वाली साइड पे भी चले जाएं, मरी से आगे नीचे वाली साइड पे जाएं, वहाँ पे भी क्रॉपिंग होती है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज होती है वहाँ पे। अगर आप देखें तो लेट्स से ये आपका पहाड़ है ना, ये आपका पहाड़ है, ठीक है, और ये पहाड़ों के ऊपर होती है, टेरेसिंग जो है हमेशा पहाड़ों के ऊपर होती है। आपने पानी देना है, अब आप पानी ऊपर से देंगे, लेट्स से आपने क्रॉप्स यहाँ पे उगाएंगे, उग तो जाएंगे, लेकिन उसका नुकसान ये होता है क्योंकि ग्रेडियंट है, ग्रेडियंट यानी ग्रेडियंट है आपके पास, ग्रेविटी का पुल होगा, तो पानी ज्यादा तेजी से जो है फॉल डाउन करता है। इसका तरीकेकार क्या होता है? इसका तरीकेकार ये है, लेट मी शो यू हियर, या आपका ये पहाड़ था, ठीक है, अब पहाड़ है ना, ये ज़हन में रखिएगा कि पहाड़ को आपने यहाँ तक आ रहे हैं, फिर आपने यहाँ से थोड़ा सा इसको स्टेबल किया, यहाँ पे आपने वो उगाए, ठीक है, यहाँ पे आपका प्लांट्स उग गए, फिर आपका पहाड़ नीचे गया, फिर यहाँ से आपने स्टेबलाइज किया, यहाँ पे आपने उगा दिया, ठीक है, फिर आपका पहाड़ नीचे गया, फिर आपने यहाँ पे स्टेबलाइज किया। दिस इज नोन एज टेरेसिंग, ठीक है, यानी आपने स्टेप्स बना दिए। इन स्टेप्स के ऊपर आप देखेंगे तो आपको बेतहाशा प्लांट्स नजर आएंगे, ये क्रॉप्स नजर आएंगे, और ये सारी जगह प्रैक्टिस ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ पे भी माउंटेन्स है वहाँ पे आपकी फार्मिंग होती है, एग्रीकल्चर होता है, और उसका तरीका ये बना होता है, ये वाला इस्तेमाल होता है।
ठीक है, आई होप आपको समझ आ गई है। ये गूगल कर लीजिएगा, आई कुड नॉट फाइंड एक इसका प्रॉपर इमेज मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं लगाता। बहरहाल आप देखिएगा। अब आते हैं रिड्यूसिंग टिलेज के ऊपर। टिलेज क्या होती है? टिलेज होती है आपका, जो आप देखते हैं ना कि टिलेज इज बेसिकली खोदना। ठीक है, आप अपने आपके आपके जो क्यारियां हैं, गार्डन हैं, अगर आपके घर में या क्यारियां हैं या कहीं पे भी आपके जो पब्लिक पार्क में आप देखते हैं माली लगे होते हैं, खोद रहे होते हैं, ठीक है ना, इस खोदने को कहते हैं टिलेज। इसकी प्रॉपर एक साइंस है, ठीक है, एक टिलेज साइंस है कि आप कितना खोदेंगे तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, कितना रिक्वायर्ड है फॉर एवरी क्रॉप, कितना डीप आपने सीड प्लाउ करना है, कितना नहीं करना, ये सारी चीजें। तो इसके अंदर भी द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमाइजेशन अप्लाई होना बहुत जरूरी है। इन्वॉल्व्स प्लानिंग टूल्स दैट प्रिपेयर द सॉइल विदाउट रिमूविंग ऑल द वेजिटेशन, विदाउट churning up too much soil। बड़ा जरूरी होता है कि आप एक तरीकेकार से उसकी टिलेज करें, उसको खोदें, अदरवाइज आपका सीड से ग्रो नहीं करता, आपकी सॉइल सही से नहीं बैठती है, और सॉइल की जो अपनी लाइफ होती है वो खराब हो रही होती है। ठीक है, सो टिलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आप टिल करेंगे, कितनी आपने 7 बार अंदर आपने ये जो है खोदना है, 7 टाइम्स आप अपनी हैंड मूवमेंट करेंगे, क्या करेंगे आप, ठीक है ना। प्रॉपर नंबर्स होते हैं, अलॉटेड होते हैं, हर क्रॉप के लिए डिफरेंट होते हैं, एक पूरी साइंस है देन अगेन, जिसको आप फॉलो कर सकते हैं और आप कर सकते हैं। आई एम श्योर 100% श्योर दैट 99% ऑफ यू वुड नॉट हैव नोन अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। इसके बारे में शायद आपको भनक भी नहीं होगी। अगर आप लोगों में से कोई एग्रीकल्चरिस्ट है या जो फार्मिंग करता रहा है उसको शायद पता हो, बट आई एम श्योर आप लोगों में से मोस्टली को नहीं पता होगा ये बात। खैर, दिस इज एज फार एज द मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर आर कंसर्न्ड, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर आर कंसर्न्ड। आगे हम बेनिफिट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। दिस इज एज फार एज द मेथोडोलॉजी इज कंसर्न्ड, एज फार सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की जो मेथोडोलॉजी वो ये है। उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी, और इस उम्मीद के साथ मैं आपकी इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम बेनिफिट्स को डिस्कस करते हैं।